हम लोग आपदा प्रबंधन में दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो पहला वीडियो होता है वह उस चैप्टर का बेसिक क्लास होता है, और बेसिक किसी भी चैप्टर का आधार होता है। जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे तो आप लोग पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो यह क्लास है इस चैप्टर का दूसरा क्लास है, और इस क्लास में भी हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और जो जीके पढ़ना चाहते हैं वो जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग दीर्घ उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का ही पूछेगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे तरीके से समझिएगा, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो जैसा कि यहां पर पूछ रहा है कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी कि बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसी है इसी के बारे में लिखना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार में तो हर एक साल बाढ़ आ जाता है क्योंकि कोसी नदी का प्रकोप होता है। तो बस उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो कह रहा है कि बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है और संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% इलाका बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है इसलिए क्योंकि वहां पर कोसी नदी का पानी आ जाता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो इसलिए उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ की समस्या होती है। तो कह रहा है कि संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% इलाका बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। और कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ था और इस 11 करोड़ में से 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहता है। 6 करोड़ कहने का मतलब 6 दूनी 12 होता है। कुल जनसंख्या 2011 में 11 करोड़ था, जिसमें 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, यानी कि आधा से अधिक जनता, यानी कि बिहार के आधा से अधिक जनता बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। यह समस्या किसी राज्य या देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। और बिहार की नदियों में जब जब बाढ़ आती है तब तब तबाही मचा कर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहार में कोसी नदी भी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लिख दिए हैं कि जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी है। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। और उत्तरी बिहार में जब भी बाढ़ आता है तो वह कोसी नदी के कारण ही आता है। इसलिए बोल रहा है कि जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी है। 2008 ईस्वी में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था जिससे लाखों लाख की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि 2008 ईस्वी में कोसी नदी के कारण ही, क्योंकि कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था, इसी वजह से उस बाढ़ के कारण ही बिहार में लाखों लाख संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष विश्व बाढ़ से तबाह हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा बाढ़ कब आता है तो आपको बताना है कि जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष पूरा विश्व जो है वह बाढ़ से तबाह हो जाता है। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है इसके बारे में हम आपको बता दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% इलाका बाढ़ से ग्रसित होता है। और जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी कितना था बिहार का, तो 11 करोड़ था। और इस 11 करोड़ में से
6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहता है। और यह समस्या किसी राज्य या देश का नहीं है बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। यानी कि सिर्फ बिहार में ही बाढ़ नहीं आता है बल्कि पूरे विश्व में बाढ़ आता है। पूरे विश्व के लोग इस चीज से ग्रसित होते हैं। और बिहार में तो इसलिए आता है क्योंकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और इसका जीता जाता उदाहरण 2008 ईस्वी है, क्योंकि 2008 ईस्वी में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था जिसमें लाखों लाख की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। तो मुख्य रूप से आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में बाढ़ की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, आप लोग बाढ़ के बारे में तो समझ गए, अब थोड़ा सुखाड़ के बारे में भी समझ लीजिए कि सुखाड़ क्या है, सुखाड़ के कारण क्या है, सुखाड़ के रोकथाम के उपाय क्या है एवं इसके परिणाम क्या है। यानी कि यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है और जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा और इसमें 4 प्रश्न छिपा हुआ है। सबसे पहला कि सुखाड़ क्या है, सुखाड़ का कारण क्या है, सुखाड़ के रोकथाम का उपाय क्या है और सुखाड़ का परिणाम क्या है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबका जवाब एक ही क्वेश्चन में आएगा क्योंकि यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुखाड़ क्या है। तो कह रहा है कि जब वर्षा 76 सेंटीमीटर से कम की स्थिति में होता है तो उसे हम लोग सुखाड़ कहते हैं। वर्षा का जो गणना होता है यानी कि वर्षा कितना हुआ उसे सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो कह रहा है कि जब वर्षा 76 सेंटीमीटर से कम की स्थिति में होता है तो उसे सुखाड़ माना जाता है। और सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें खेतों में दरार फट जाते हैं। आप लोग अपने अपने खेतों में देखते होंगे कि जब बारिश नहीं होता है बहुत दिनों तक तो खेत में दरार फटना शुरू हो जाता है। और जब खेत में बहुत ज्यादा दरार फट जाए इसका मतलब कि सुखाड़ की स्थिति है। तो इसी चीज को लिखा गया है कि सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें खेतों में दरार फट जाते हैं। इसमें वर्षा जल में भारी कमी होता है। इसका शिकार प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि। यानी कि सबसे ज्यादा सुखाड़ कौन कौन से राज्य में आता है तो गुजरात में आता है, राजस्थान में आता है, महाराष्ट्र में आता है, हरियाणा में आता है। यानी कि मुख्य यह 4 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुखाड़ की समस्या देखने को मिलती है। तो सुखाड़ के बारे में आप लोग समझ गए कि जहां पर भी 76 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वैसे क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। चलिए अब इसके प्रमुख कारण के बारे में हम आपको बताते हैं कि सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुखाड़ के कारण के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहला सुखाड़ का कारण है वर्षा की कमी। जाहिर सी बात है कि जब वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ का समस्या आ जाएगा, इसलिए सुखाड़ का सबसे पहला प्रमुख कारण है वर्षा की कमी। उसके बाद दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई। आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों को, वनों को अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगा। इसलिए वनों का अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए। जो पेड़ पौधे का कटाई हो रहा है इस पर रोक लगाना चाहिए, तभी वर्षा हो सकता है। तो दूसरा कारण हो गया वनों की अंधाधुंध कटाई। अब उसके बाद तीसरा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, इस वजह से भी सुखाड़ का समस्या आ रहा है। तो तीसरा कारण हो जाएगा मृदा अपरदन। अब उसके बाद चौथा हो जाएगा तापमान में वृद्धि। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत में छिद्र होते जा रहा है और जब ओजोन परत में छिद्र होते जा रहा है तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी वर्षा में कमी हो रहा है, इस वजह से भी सुखाड़ की समस्या देखने के लिए मिल रही है। इसलिए तापमान में वृद्धि भी सुखाड़ का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद पांचवा है भूमिगत जल का दोहन। यानी कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर में जो जल है जिससे हम लोग सिंचाई करते हैं, पीते हैं, उसका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। यानी कि उपयोग कम हो रहा है और दोहन ही ज्यादा हो रहा है। इसलिए भूमिगत जल का दोहन भी सुखाड़ का एक प्रमुख कारण है। और उसके बाद छठा और सबसे लास्ट है वर्षा जल का संरक्षण न करना। यानी कि खास तौर से बिहार में लोग वर्षा जल को संरक्षित नहीं करते हैं। अगर आप लोग राजस्थान तरफ जाइएगा तो वहां वर्षा जल को जमा करके रखा जाता है पीने के लिए, और बिहार में तो कोई वर्षा का जल पीता भी नहीं है। लेकिन राजस्थान में जाइएगा तो अगर अभी 2021 है तो 2021 में पूरे वर्षा के पानी को जमा कर लिया जाएगा और इसी बारिश के पानी को 2022 तक पिया जाएगा, उसको फिल्टर करके। तो इस वजह से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, इसलिए वर्षा का जल पीना भी चाहिए। अभी आप लोग हाल फिलहाल में न्यूज में सुन भी रहे होंगे कि बिहार के भूमिगत जल में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है। इस वजह से बिहार में कैंसर का मरीज ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पर वर्षा का जल सबसे उचित उपाय है इसका,
क्योंकि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं होता है। इसलिए वर्षा के जल को आप लोग पीना शुरू कर दीजिए, उसे संचित करके, उसको छान करके, फिल्टर करके उसको आप लोग पी सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सुखाड़ का 6 कारण हम आपको बताए। 6 कारण आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिसमें सबसे पहला हम आपको बताए वर्षा की कमी, दूसरा बताए वनों की अंधाधुंध कटाई, उसके बाद तीसरा बताए मिट्टी का अपरदन जिसको मृदा अपरदन बोलते हैं, उसके बाद चौथा बताए तापमान में वृद्धि, उसके बाद पांचवा बताए भूमिगत जल का दोहन और छठा बताए वर्षा जल का संरक्षण न करना। तो यहाँ पर प्रमुख कारण सुखाड़ का क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बता दिए। अब हम आपको बताते हैं रोकथाम का उपाय और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सुखाड़ का परिणाम क्या होता है, यानी कि आखिरकार जब सुखाड़ आता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रोकथाम के उपाय को देख लेते हैं कि सुखाड़ के रोकथाम के कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई पर रोकथाम, यानी कि वन का जो निरंतर दोहन हो रहा है, वन को काटा जा रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा है वर्षा जल का संरक्षण, यानी कि वर्षा जल को संरक्षित करना चाहिए। चौथा है समतल मैदान पर घास की कटाई न करें, घास की कटाई न करने से मिट्टी अपरदन कम होगा जिससे सुखाड़ की समस्या कम होगी। तो समतल मैदान जितने सारे भी हैं जहां पर उपजाऊ जमीन है वहां पर घास की कटाई न करें। उसके बाद पांचवा है जल का उपयोग तकनीक पूर्वक करना, यानी कि वर्षा जल हो या फिर नदी का जल हो या फिर भूमिगत जल हो, उसका उपयोग तकनीक पूर्वक करना, ज्यादा दोहन न करना। तो यदि आप लोग इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप लोग सुखाड़ की स्थिति को रोक सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम आपको सुखाड़ के रोकथाम के उपाय के बारे में बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोकथाम के उपाय भी आप लोग समझ गए होंगे। और अब अंत में हम आपको बताते हैं कि सुखाड़ का परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले जहां पर भी सुखाड़ होगा वहां हर एक वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो जाएगी, चाहे कोई भी वस्तु हो, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरा, बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होगी, यानी कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा, पेयजल में कमी, जो कि सबसे बड़ा कारण है सुखाड़ का। पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता है जहां पर सुखाड़ की स्थिति होती है, लोग पानी पीने के लिए तरसते हैं। तो इसका सबसे बुरा परिणाम यह है कि पेयजल में कमी। और उसके बाद चौथा है मवेशियों के लिए चारा में कमी, क्योंकि मवेशियों के लिए चारा तभी उपलब्ध हो पाता है जब जल रहता है, और जब जल ही नहीं रहेगा तो मवेशियों के लिए चारा कहां से आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर सुखाड़ का 4 प्रमुख कारण है, 4 प्रमुख परिणाम है जो कि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है आम लोगों के जनजीवन पर। तो उम्मीद करते हैं कि सुखाड़ के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि सुखाड़ क्या है, सुखाड़ के रोकथाम का उपाय क्या है, सुखाड़ का परिणाम क्या है, यानी कि सुखाड़ के बारे में भी आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। और यदि इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं तो 5 का 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको बाढ़ और सुखाड़ के बारे में ही पढ़ना था, और हम आपको बाढ़ के बारे में भी बता दिए और सुखाड़ के बारे में भी बता दिए, यानी कि जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह तो हम आपको बता दिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं किताब वाले प्रश्न की ओर। यदि आप लोग इतना में भी किताब उलट करके देखिएगा तो एक एक प्रश्न आपसे बन जाएगा, क्योंकि जितना हम आपको बता दिए इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी किताब में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको भी हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं किताब वाले प्रश्न के उत्तर की ओर। तो हम लोग अब किताब वाले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें आपको, जो कि अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला हम आपको कुछ बांध का नाम बताते हैं और यह बताते हैं कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहला भाखड़ा नांगल बांध, तो ध्यान रखिएगा भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। उसके बाद दूसरा है नर्मदा परियोजना, तो नाम से ही आपको लग रहा है कि नर्मदा परियोजना यानी कि नर्मदा नदी पर है। उसके बाद तीसरा है नागा अर्जुन सागर परियोजना, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो बांध है वह कृष्णा नदी पर है। उसके बाद चौथा है कावेरी परियोजना, तो कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है। और उसके बाद पांचवा है रिहंद बांध, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। तो इस पांचों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। अब उसके बाद देखिए आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जिसे भी आप लोगों को देख लेना है, जिसमें सबसे पहला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी तथा किस स्थान पर बनाया गया है। तो इसका जवाब होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बनाया गया है और असवान नामक जगह पर बनाया गया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बनाया गया है और असवान नामक जगह पर बनाया गया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के जल निकलते ही किसका छिड़काव करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को हम पहले बता चुके कि जैसे ही बाढ़ का पानी निकल जाए तो सभी जगह डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, जिसे कि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने सारे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, मच्छर मक्खी होते हैं, सब के सब डीडीटी पाउडर से मर जाते हैं और आप महामारी से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। अब उसके बाद अगला है सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु कितने योजनाएं संभव है। अभी वर्तमान में तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 योजनाएं। उसके बाद अगला है तालाब बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तालाब बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है वर्षा जल का संग्रहण, यानी कि वर्षा के जल को संचित करने के लिए ही छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम लोग किताब वाले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ में सबसे पहला कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण यह नहीं है कि नदी में जल का बढ़ जाना, बल्कि इसका सही जवाब होगा कि नदी के तली में अवसाद का जमना, यानी कि नदी का जो तलहटी होता है, जो जमीन वाला भाग होता है, जो नदी का सबसे निचला भाग होता है, वहां पर बहुत सारे अवसाद जम जाते हैं। अब एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अवसाद कहने का मतलब क्या होता है। अवसाद कहने का मतलब मिट्टी बालू कूड़ा कचरा होता है, यानी कि जो नदी का तलहटी होता है वहां पर मिट्टी बालू जम जाता है, कूड़ा कचरा जम जाता है, धूल कण बैठ जाता है, जिसके वजह से जो नदी का जल स्तर होता है वह ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जमीन भरा जाता है और जब जमीन ऊंचा होगा तो जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा, और जब जल स्तर ऊंचा होगा तो वह बाढ़ आ जाएगा। इस वजह से नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण नदी के तली में अवसाद का जमना सही जवाब होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार का उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए दूसरा का जवाब उत्तरी बिहार होगा। अब तीसरा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद चौथा है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद पांचवा है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद अगला है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है। तो पूर्व सूचना के अनुसार आती है, क्योंकि सुखाड़ आने का पूर्व सूचना हमें मिल जाता है। जब वर्षा नहीं हो रहा है इसका मतलब लोग अनुमान लगा लेते हैं कि सुखाड़ आने वाला है। तो सूखे की जो स्थिति है वह पूर्व सूचना के अनुसार आती है। उसके बाद सातवां है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी हो जाएगा। अब उसके बाद आठवां, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है। तो वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि यदि आप लोग वर्षा जल को संग्रहित कर रहे हैं, वर्षा जल को बचा करके रख रहे हैं, तो सूखे से आप लोग बच सकते हैं, यानी कि सुखाड़ से बच सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके किताब में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है, इसको आप लोग देख लीजिए। ऐसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय में कुल कितने प्रश्न हैं। अगर ज़्यादा है तो हम लोग इसको अगले क्लास में ही देखेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखना है। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 6 प्रश्न है, 7 प्रश्न है, यानी कि बहुत सारे प्रश्न अभी शेष बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में यह संभव नहीं है कि इस चैप्टर को खत्म किया जाए, इसलिए लघु उत्तरीय प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना पर ही हम लोग समाप्त करते हैं, और आपके किताब में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसे हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग एक एक प्रश्न को भली भांति समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।